हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं पेडागोजी के कुछ खास क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप सीटेट दिसंबर एग्ज़ाम को देने वाले हैं तो उसके लिए क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पर हम करने वाले हैं पेडागोजी के क्वेश्चन। पेडागोजी जो है सीटेट में अहम रोल जो है ये प्ले करती है। इससे टोटल मार्क्स अगर आप पेडागोजी के लगाएंगे तो 75 मार्क्स की जो है पेडागोजी आती है। कि अब जो वैकेंसी हैं वो 6 to 8 के लिए भी आने वाली हैं, तो अपर का सीटेट भी क्वालिफाई होना कंपलसरी हो गया है। चलिए देर न करते हुए आ जाते हैं आज के क्वेश्चन पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर दिया है 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि बटन जिंदा है क्योंकि वह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने का काम करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की क्या विशेषता है। तो वो लड़की की सोच की वजह से ऐसी बात कर रही है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जीववादी चिंतन। वह लड़की यह बात जो बोल रही है कि उसका बटन जिंदा है क्योंकि वो शर्ट को बांधने का काम करता है, उसमें उसको जीवन दिखाई दे रहा है। तो ऐसा जो होता है जीन पियाजे के जीववादी चिंतन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा, जिसमें बच्चे जो हैं चीज़ों को जीवित मानकर उनसे बातें करते हैं, अपने खिलौनों को जीवित मानते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनके साथ खेलते हैं। तो ये जो स्थिति होती है ये जीववादी चिंतन की होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है शैशव अवस्था में सामाजिकरण की रिक्त स्थान संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की रिक्त स्थान संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो बात शैशव अवस्था की है, तो सामाजिकरण की कौन सी संस्था यहाँ पर रोल प्ले करती है, किसका अहम रोल होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है माध्यमिक और तृतीयक। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है माध्यमिक और प्राथमिक। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है तृतीयक और माध्यमिक। और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है प्राथमिक और माध्यमिक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। शैशव अवस्था में सामाजिकरण की जो है प्राथमिक संस्था सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है ये प्ले करती है। अहम रोल किसका होता है, प्राथमिक संस्था का। और प्राथमिक संस्था के अंतर्गत कौन आ जाता है, बच्चे के माता पिता आ जाते हैं, उसका परिवार आ जाता है। तो सबसे पहले बच्चा जो है शैशव अवस्था में अपने माता पिता से, अपने परिवारजनों से ही सीखता है। तो ये होती है प्राथमिक संस्था। तो ऑप्शन जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा प्राथमिक और सेकंड वाले रिक्त स्थान में आएगा यहाँ पर माध्यमिक। बाकी जो सामाजिकरण बच्चा सीखता है जब उसकी बाल्यकाल की अवस्था शुरू हो जाती है तो वो समाज से सीखता है, स्कूल से सीखता है, पास पड़ोस से सीखता है। तो ये आते हैं उसके द्वितीयक सामाजिकरण की संस्था में, या माध्यमिक सामाजिकरण की संस्था भी आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्राथमिक और माध्यमिक। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को बनाता है सुगम। तो ये कैसा बनाता है, इसको सुगम बनाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दिया है भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है सामाजिक कारक भाषा को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की किस तरह की बातें करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भाषा विकास को संज्ञानात्मक विकास क्या करता है, सुगम बनाता है, सरल बनाता है। तो जो लेव वाइगोत्स्की हैं उनके अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो ये कौन से स्तर में बात की है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर दिए हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो कौन से स्तर की है, चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है पूर्व संक्रियात्मक स्तर। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है पारंपरिक स्तर। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है उत्तर संक्रियात्मक स्तर। और ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर दिया गया है पूर्व पारंपरिक स्तर। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 2 है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो बात की है उन्होंने बात की है पूर्व पारंपरिक स्तर में बच्चा जो है क्या सीखता है कि समाज में उसको अच्छा व्यवहार करना है, सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना है, सही तरीके से रहना है। तो ये बात हुई है पारंपरिक स्तर पर। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है उसके लिए आपको डेली क्लासेस लेनी होंगी, कंटिन्यूअस
पढ़ाई करनी होगी, तभी आप एग्जाम को अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं और आप एग्जाम में जाकर अपना आंसर कर पाएंगे या वही गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्वेश्चन टॉपिक से बनते जरूर हैं, पर हर बार उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो ज़रूरी है कि आप टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस लेनी होगी और टॉपिक को भी पढ़ना होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले कथन को पढ़ लेते हैं। शिक्षकों और शिक्षार्थियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। बात की जा रही है शिक्षकों की और उनके साथियों पर। बच्चे जैसे जो अधिक जानकार लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं तो उनकी समझ का विकास होता है, कौशल उनके विकसित हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये वाला जो अभिकथन है ये यहाँ पर करेक्ट दिया हुआ है। चलिए कारण भी देख लेते हैं। यहाँ पर कारण में दिया गया है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो जो अभिकथन दिया है ये कारण भी उसके लिए एकदम सटीक बैठता है, सही है। यहाँ पर देख लेते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ए सही है परंतु आर गलत है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 3 में दिया है ए आर दोनों गलत हैं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ए और आर जो हैं ये दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। बात हो रही है शिक्षकों के साथ साथियों के साथ अधिक संपर्क करने की, जो जानकार हैं ज्ञानी हैं, और यहाँ पर बात की जा रही है सामाजिक संपर्क में सीखने की और विकास का एक प्रमुख घटक उसको माना जा रहा है। तो ये दोनों जो बातें हैं यहाँ पर सही हैं, अभिकथन भी सही है और उसका कारण भी यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर दिया है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। तो अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना क्या एक मानक तय पैमाने से करना है, ये अधिगम का आकलन होता है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है, किया जा रहा है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, इसको देख लेंगे। चलिए आते हैं ऑप्शन नंबर 3 पर। यहाँ दिया हुआ है, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर धीमे सीखना या अधिक सीखने वाले बच्चों को वर्गीकृत करना कोई उद्देश्य शिक्षा का या अधिगम का नहीं होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और उन्हें ग्रेड देना। तो ये कार्य भी अधिगम के उद्देश्य के अंतर्गत नहीं रखा गया है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें जो है सारी पॉजिटिव बातें की गई हैं, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि दी जा रही है, पुनर्वलन दिया जा रहा है जिसके उपयोग से बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने अधिगम में कुछ ना कुछ सुधार यहाँ पर वो कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं। तो बात की जा रही है बच्चों की कि बच्चे किस आयु में शब्दों का खेल खेल सकते हैं, पहेली पजल को सोल्व कर सकते हैं, उन्हें चुटकुले पसंद आ सकते हैं। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो शब्दों का खेल करके कौन से बच्चे सीख सकते हैं, ये किस आयु वर्ग की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 3 वर्ष और ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 12 वर्ष और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 1 वर्ष। 1 वर्ष का बच्चा नहीं सीख सकता, ना ही 3 वर्ष का, और 12 वर्ष का बच्चा बड़ा हो जाता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा। जो बच्चे हैं, जो 7 वर्ष की आयु तक के बच्चे होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, पहेलियों को, पजल्स को सीखना शुरू कर देते हैं, उन्हें समझने लगते हैं, उन्हें वो चीज़ें समझ आने लगती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 7 वर्ष। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक नए टॉपिक से क्वेश्चन बने थे, वो जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो वो टॉपिक है यहाँ पर कैरल गिलिगन। चलिए कैरल गिलिगन के बारे में पढ़ लेते हैं। इससे दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन आए थे, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। ये नया टॉपिक है और इससे इस बार क्वेश्चन आने के 100% चांस हैं। चलिए देख लेते हैं टॉपिक को। वैसे अगर आपको उसको डीपली पढ़ना है तो ये टॉपिक मैंने कवर करा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सीटेट दिसंबर 2023 के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको इसका पूरी डिटेल मिल जाएगी, आप उसमें इसको जाकर रीड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है। कैरल गिलिगन ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। उन्हें लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास की आलोचना क्यों की थी,
यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दिया है केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए आनुवंशिक कारकों का पर्याप्त महत्व न देने पर, सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से या नारीवादी दृष्टिकोण से। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नारीवादी दृष्टिकोण से उन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। और ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि ये जो थी लॉरेंस कोहलबर्ग की एक शिष्या थी और उन्हीं के अंडर में रहकर कार्य कर रही थी। पर जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं उन्होंने जितनी भी अपनी अवधारणाएं दी हैं, अपने सिद्धांत दिए, उन्होंने केवल जो है लड़कों को ही उसमें रखकर, उनकी मानसिकता को देखकर, उनके कार्य को देखकर, व्यवहार को देखकर ही अपने तर्क दिए हैं। उन्होंने उसमें लड़कियों का कहीं भी कोई रोल नहीं दिखाया है। तो ये चीज़ जो है कैरल गिलिगन को बहुत ज़्यादा हिट कर जाती है, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आती है। उन्होंने कहा कि लड़कियों में भी सेम भावनाएं होती हैं, वो भी देखभाल कर सकती हैं, वो भी समाज के एक अहम किरदार के रूप में हैं। तो उन्हें वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने उनके सिद्धांत की जो है आलोचना की। कैरल गिलिगन जो थी एक फीमेल मनोवैज्ञानिक थी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ये 4 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नंबर 19 में दिया है जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है, वो क्या है? तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है परागमन। ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर दिया है विकेंद्रियन। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है कारण परिणाम का विश्लेषण और कारण कार्य संबंध। और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है केंद्रियन। यहाँ पर राइट आंसर केंद्रियन हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में केंद्रियन एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। बात केंद्रित करने की हो रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर केंद्रियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? तो बात हो रही है यहाँ पर तीव्र गति से बढ़ाने की। उन्हें क्या करा जा रहा है? असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से बढ़ाना है। तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है विसर्जन, सेकंड में दिया है त्वरण या गतिवर्धन, थर्ड में दिया है विभेदित निर्देशन और 4 में दिया है संवर्धन। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। त्वरण या गतिवर्धन इसको बोला जाता है, एक्सीलरेशन इसको बोला जाता है। जब बच्चा तीव्र गति से सीखता है, एकदम से क्या करता है? एक्सीलरेट करता है। बोलते हैं ना कि कार में जैसे कि आप अगर रेस बढ़ाएंगे, एक्सीलेटर उसका देंगे तो वो बहुत तेज गति से चलेगा या तेज गति से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है ए की, त्वरण की, एक्सीलरेशन की बात यहाँ पर की जा रही है। तो तीव्र गति से बढ़ाना है तो त्वरण यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है डिस्ग्राफिया। तो यहाँ पर डिस्ग्राफिया के बारे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है आपके पीआरटी एग्जाम में अगस्त में जो आपका एग्जाम हुआ था, अगस्त 2023 में, उसमें भी पूछा गया है। बताना है डिस्ग्राफिया क्या है। कार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है यहाँ पर एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई महसूस होती है या कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटि करना है। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। बच्चा क्या है? अक्षरों को सही से नहीं बना पाता है। ग्राफिया अर्थात यहाँ से आप समझ जाएंगे, आपको एग्जाम्पल देकर समझा देती हूँ। ग्राफ का यूज़ हम क्यों करते हैं? ग्राफ का यूज़ हम करते हैं किस चीज़ के लिए? कोई भी कर्व ड्रॉ करने के लिए, कोई चित्र ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पर जब आप ग्राफ का अर्थ लगाएंगे, ग्राफिया अर्थात लिखना, ग्राफ बनाना, तो वो लिख कर ही होता है, बनाकर होता है। तो इससे आप इसको समझ लेंगे कि एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई महसूस करना है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आज की क्लास जो है कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं टॉपिकों को डीपली आपको डिस्कस करूं, पढ़ाऊं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बिना टॉपिक क्लियर किए आपके जो हैं सीटेट में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सीटेट का लेवल बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। अभी आपने एग्जामों में भी देखा होगा, जो पिछला एग्जाम है उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा डाउन गया है, बहुत कम बच्चे क्वालिफाई किए हैं। तो आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आपके एग्जाम में टाइम भी नहीं है, दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो उसके लिए आप अभी से क्लासेस को अटेंड करना शुरू करेंगे तो ही आप
क्वालिफाई कर पाएंगे। अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।